अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की कृतिका और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका पहला पाठ, इस जल प्रलय में। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो बच्चों, इस पाठ में बाढ़ का वर्णन है और जिन दो प्रमुख शहरों की यानी पटना के दो प्रमुख शहरों की बाढ़ का वर्णन है, वो दो स्थल है यहाँ पर जो मेन है, गोलंबर और राजभवन। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इस जल प्रलय में यानी बाढ़ का, प्रलय क्या होती है, कहते हैं जल अगर भीषण रूप धारण कर लेता है तो क्या प्रलय क्या होती है कि अंत हमारा निकट आ जाता है, यानी ये ऐसी प्रलय का दृश्य बन जाता है वो, जहां पर हमारी किसी भी प्रकार से जान बचानी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको शुरू करती हूं अब मैं इस पाठ को। इस पाठ में जिस जल प्रलय अर्थात बाढ़ का वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु जी कर रहे हैं, तो वो कौन है, ये लेखक कौन से हैं, ये बिहार के पटना में रहते हैं। इनका गांव एक ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम पूरब और दक्षिण कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग शरण लेते हैं। अनुपजाऊ भूमि पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के झुंड देखकर लोग बाढ़ की भयानकता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेखक कह रहा है मेरे को तैरना तो नहीं आता, पर वह बाढ़ के कई प्रकार के लेख लिख चुका है। पटना शहर में जब 1967 में भयंकर बाढ़ आई, तब उसका पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और अन्य निचले हिस्सों में भर गया था। लोगों ने क्या किया कि घरों में आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ली थी और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। कभी राजभवन तो कभी मुख्यमंत्री निवास के पानी में डूबने की खबरें आती रहती थी। कॉफी हाउस में भी पानी आ गया। लेखक ने एक रिक्शे में बैठकर एक कवि मित्र के साथ बाढ़ का प्रभाव देखने जाने की सोची और जब वो निकला तो उसने देखा अन्य लोग भी पानी देखकर वापस लौट रहे थे। सभी को एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहां तक आ गया। अब तक फला जगह तो डूब चुकी होगी। लेखक ने लौटने का विचार किया तो रिक्शे वाले से थोड़ा और आगे चलने को कहा, लेकिन फिर थोड़ा घबराकर रिक्शे को मोड़ लिया गया। अब वह गांधी मैदान की ओर चल दिया। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े थे। शाम के 7:30 बज चुके थे। लोग पान की दुकानों के सामने खड़े होकर समाचार सुन रहे थे। आप जानते हैं जब भी ऐसे इस प्रकार का कोई दृश्य होता है तो उसमें समाचार, मीडिया, इसके अतिरिक्त बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती रहती हैं। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा बाढ़ तो नहीं देखी, बस एक ही बार दिल्ली में आई थी, तो हमें याद है बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन हमें उसकी जो भयानकता है उसका तो पता नहीं था। लेकिन हम इस बात का आनंद ले रहे थे कि मम्मी ने गैस छत पे रख दिया है और पूरा किचन का सामान हम छत पे लेके आ गए हैं, काफी सारी गठरियां बांध के लिए, क्योंकि छोटे थे, इतने छोटे थे कि हम उसको ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि बाढ़ के पानी में बहा जा सकता है, बाढ़ के पानी में मृत्यु की आशंका भी है, कितने लोगों को जान माल की हानि होगी। तो मैं आपको ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हमें नहीं पता था कि उसके अतिरिक्त तो बाढ़ का हमने दृश्य ज्यादा नहीं देखा। लेकिन यहाँ जो लेखक है वो बता रहा है कि बिहार पटना में, आप भी देखते होंगे मीडिया में, कितना ज्यादा कुछ गांव तो ऐसे जिनमें हमें पता ही होता है कि हर साल डूबने की कगार पे वो रहते ही हैं। तो कह रहा दुकानों के सामने लोग समाचार सुन रहे थे, पानी स्टूडियो तक आ चुका था। ये समाचार दिल को दहला देने वाला था। लोग परेशान नहीं हो रहे थे। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। अचानक पान वालों की बिक्री बढ़ गई थी। कोई भी व्यक्ति आतंकित, डरा हुआ नहीं दिखता था। केवल लेखक का चेहरा ही दुखी प्रतीत होता था। लोग कह रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाएगा। वे गोलघर के मुंडेर पर ताश की गड्डी लेकर बैठना चाहते थे और वो ये भी कह रहे थे कुछ लोग तो कि इस वक्त इनकम टैक्स वालों को इस वक्त मौके पर छापा मारना चाहिए, तो लोगों के घर में कितना धन है, क्या है, वो छुप के इधर उधर भाग पाएंगे नहीं तो उनको वो पकड़ सकते हैं। लेखक अपने फ्लैट में पहुंचा ही था कि लाउड स्पीकर पर घोषणा करने वाली गाड़ी वहां तक आ पहुंची। वह ऐलान कर रही थी कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। लेखक घर में गैस की स्थिति का पता लगाता है और वह सोने की कोशिश करता है, पर नींद नहीं आती। वह कुछ लिखना चाहता है। उसके मस्तिष्क में पुरानी स्मृतियां, पुरानी यादें भी साकार होने लगती हैं।
1947 में मनिहारी, मतलब तब ये पूर्णिया और अब कटिहार जिला जो था कहा जाता है, उसमें बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में नाव पर जा रहा था। उनकी हिदायत थी कि हर नाव पर दवा, दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि मतलब जो बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो तुम्हारी पूरी हो सके। 1949 में महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाने के एक गांव में लेखक पहुंच गया। नाव पर बीमारों को चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं नहीं, नाव पे कुत्ता नहीं, कुकुर नहीं जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो वो व्यक्ति वापस कूद गया। जैसे ही कुत्ते ने देखा मेरा मालिक कूद गया, वो भी पानी में कूद गया। तो लेखक उसकी ऐसे समय पर भी, विपत्ति में भी, कुत्ते की स्वामी भक्ति और मालिक का उसके प्रति प्रेम देखकर हैरान रह गया। लेखक राहत बांटने निकला था। राहत मतलब लोगों को भोजन, मतलब राहत पहुंचाना, राहत सामग्री पहुंचाने। खबर मिली थी कि लोग कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे थे। जब ये लोग टोले के पास पहुंचे तो देखा एक ऊंची जगह पर स्टेज बनाकर बलवाही नाच रहा था। और वो कह रहे ऐसे में भी, इतने तनावपूर्ण माहौल में भी वो लोग किसी प्रकार से अपना मनोरंजन करके इस बात को बड़े हल्के तौर पे ले रहे थे। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन के हाव भाव दिखा रहा था। 1967 की बाढ़ में पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठ लेने के लिए निकली थी। वो कह रहा नाव पे ऐसी पिकनिक सी मना रहे थे। वो नाव पर चाय बन रही थी। एक लड़की अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एस्प्रेसो कॉफी बनाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक उसके सामने घुटने पर कोहनी टेक कर डायलॉग बोल रहा था और ट्रांजिस्टर में फिल्मी गाना बज रहा था। खैर 2:30 बजे तक पानी नहीं आया। सभी लोग जगे हुए थे। लेखक को अपने मित्रों की चिंता हुई कि वे न जाने किस हाल में होंगे। लेखक कुछ लिखना चाहता है, पर क्या लिखे। 5 बजे तक उसने शोर सुना, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। वह दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। पानी की लहरों का नर्तन दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेखक बाढ़ को तो बचपन से ही देखता चला आ रहा था, लेकिन इस तरीके का पानी उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। कह रहा पानी का इस तरीके का आना मुझे बहुत ही असमंजस में डाल रहा था। समझ गए? तो ये है बच्चों हमारी जल प्रलय में जो है पाठ। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आप बहुत अच्छी तरह कर दे लीजिएगा, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, क्यों? तो आप बताएंगे कि एक मोटी रस्सी की शक्ल में जो गेरुआ झाग फेन में उलझे बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। और ये पानी तरल था, मौत का बुलावा लेकर आ रहा था, अर्थात यह पानी जानलेवा था और इसे मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर जाइएगा। कभी कभी आप अपनी समझ से लिखें, इसलिए आपके भी आप अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। ये भी वर्णनात्मक प्रश्नों में स्पेशली 9th के बच्चों को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक घटना इसके लिए भी तैयार रखिएगा। चलिए, तो इस पाठ को मैं यही समाप्त करती हूँ। अब मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।